आज जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की 26 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर के उरी में अब से कुछ वक्त पहले तक आए दिन गोला बारूद की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन इन दोनों दिनों यहां पर चुनावी नारे गूंज रहे हैं। सरहद पर रहने वाले लोगों के मुद्दे जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों से थोड़ा अलग हैं। 2016 में उरी तब चर्चा में आया था जब यहाँ आतंकवादियों ने एक सेना के कैंप को अपना निशाना बनाया था। देखिए उरी से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड रिपोर्ट। हरी भरी वादियों के बीच घिरे उरी के इस गांव में जब चुनावी नारे लगते हैं तो उनकी गूंज पड़ोस के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सुनाई देती है। ये वो इलाका है जहां अब से चंद साल पहले तक भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच गोलाबारी होना और लोगों का हताहत होना रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। फिलहाल यहाँ सियासी जंग जारी है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं। हाउ इज द जोश हाय सर, ये डायलॉग उरी कांड पर बनाई गई एक फिल्म से मशहूर हुआ था। वही उरी कांड जिसमें कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था उरी में। हम इस वक्त उसी उरी में मौजूद हैं और ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से सटा हुआ है। मेरी बाईं तरफ ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये भारत का हिस्सा है। इसके पीछे वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वो भी भारत का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान के कब्जे में है इसलिए इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अक्सर इस इलाके में सीज फायर वायलेशन हुआ करते थे। बीते कुछ वक्त से यहां पर शांति है, लेकिन अगर चंद साल पीछे जाएं तो यहां अक्सर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से गोले बरसाए जाते थे, गोलियां चलती थी और इसका खामियाजा हमारी ओर इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को, इन गांव वालों को भुगतना पड़ता था। कई लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल हुए और इसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस वक्त चल रही है चुनावी सरगर्मी। सीमा से सटे गांव के लोगों का दर्द लियाकत अली से सुनिए, जो कि पाकिस्तानी सेना की पोस्ट के ठीक सामने रहते हैं। तो यहाँ पहले जो फायरिंग होती थी, कई लोगों के मकान चले गए, कई लोगों की खुद की जानें चली गई और कई लोग टांगों से माजूर हैं। इस वक्त अपने घर में बैठे हैं तो उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये मुआवजा वगैरह कुछ नहीं दिया गया। आज तो हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं सर, मैं 10th पास हूँ, मैं पोर्टर काम करता हूँ। यहाँ बहुत बेरोज़गारी है सर, यहाँ तो कोई रोज़गार नहीं मिलता है, यहाँ कुछ नहीं है। हम गरीब लोगों के मतलब बस की बात नहीं है दिन चलाना। मतदान में अब गिनती के दिन रह गए हैं और सभी पार्टियों के उम्मीदवार सीमा से सटे गांव के चक्कर लगा रहे हैं। वैसे तो उरी विधानसभा में सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद शफीपुरी और निर्दलीय उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन के बीच माना जा रहा है। पेशे से डॉक्टर सज्जाद शफी यहां से पिछली बार विधायक रहे मोहम्मद शफी के बेटे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तानी, हम बॉर्डर के लोग हैं, हम प्रहारी हैं इस बॉर्डर के, हम डिफेंडर हैं इस बॉर्डर के, 47 के, 65 के, 71 के। जब गोले गिरे हैं पार से तो हमने फेस किया है। हम ये लेट डाउन समझते हैं कि हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, दूसरा हमारा 370 खत्म किया गया, 35 ए खत्म किया गया। मुझे बताइए उसी पार्लियामेंट ने 370 के पैटर्न पे 371 ABC नॉर्थ ईस्ट में दिए उनकी ज़मीनों के हक, नौकरियों के हक। आपने नॉर्थ ईस्ट से 371 विड्रा नहीं किया और आपने हमसे 370 विड्रा किया। ये लोगों को दुख है, लोगों को ये दुख है कि आपने हमारी स्टेट छीनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के नेता भी साथ दिखाई देते हैं। हालांकि गठबंधन के बावजूद अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर दोनों पार्टियों में एक राय नहीं दिखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने की बात कह रही है, तो वही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। कांग्रेसी नेताओं का यह भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद जैसे चेहरों के जाने से जम्मू कश्मीर में उसकी ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पार्टीज के अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं। जब गवर्नमेंट बननी होती है तो दोनों पार्टीज का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने के से पहले पार्टीज में डिस्कशन होता है, तो उसको डिस्कस करके जो भी यहाँ के लोगों के हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा और उसी को आगे
एक मैनिफेस्टो के तरीके से चलाया जाए। जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़ी थी, उनमें से एक दिग्गज नेता हैं ताज मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन कांग्रेस की पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जब लोकसभा चुनाव में आजाद की पार्टी का खराब प्रदर्शन देखा तो उसे भी छोड़ दिया। अब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, वह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 370 तो गंगा गई हुई गाड़ियाँ हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगी, समझे? यही बेवकूफ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में भी रिजेक्ट किया। कहाँ 2/3 मेजोरिटी होगी किसी सरकार की जो ये कर सके? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक राजनीति ये है, नारा है, इसका कोई मकसद नहीं। उरी में ही ये है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद। दरअसल इस ट्रेड सेंटर की शुरुआत की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए, सौहार्द बढ़ाने के लिए, और दोनों ही देशों के छोटे कारोबारी व्यापारी अपने सामान के साथ ट्रकों के जरिए आते थे, यहाँ पर उनका सामान उतारा जाता था और उसी तरह से भारत के व्यापारी बॉर्डर पार करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते थे और वहाँ पर अपना सामान बेचते थे। लेकिन साल 2019 के बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यह ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ के लोगों के रोजगार का एक जरिया बन गया था। इसलिए सभी पार्टी के उम्मीदवार इससे फिर एक बार शुरू करवाने की बात कर रहे हैं। ट्रांस बॉर्डर जो ट्रेड चलती थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लोग यहाँ पे कुली का काम कर रहे थे, लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, एक के साथ 10 घर और जुड़ रहे थे, उनको रोजगार मिल रहा था। वो भी बंद कर दिया गया है पिछले 8 साल से, टोटल बैन कर दी गई है। हम चाहते हैं कि वो ट्रेड दोबारा शुरू हो। ट्रेड तो होना चाहिए दो मुल्कों के अंदर में, मगर ये हमारी बस में नहीं, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बस में। उन्होंने देखा कि ये सिक्योरिटी जो नहीं मिल रही थी, या सिक्योरिटी लीकेज थी, या कुछ स्मगल हो रहा था, तो उनका ये है कि बंद किया। मगर हमारा रहेगा ही कि इसको फिर खोला जाए। जम्मू कश्मीर की तमाम राजनीतिक पार्टियां अनुच्छेद 370 की वापसी और फिर से राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात कर रही है। लेकिन उरी के लोगों के लिए असली मुद्दे वो हैं जो कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष से जुड़े हैं। यहाँ पे रोजगार के मौके जो बहुत कम है, सरकारी नौकरियाँ बहुत कम है, तो यहाँ पे ट्रेड चलता था, उससे भी रोजगार यहाँ के नौजवानों को मिलता था। लेकिन ट्रेड भी पिछले कई सालों से बंद है। तो सबसे जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा इस वक्त जो है, लोगों की यही उम्मीदें हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। उरी में मतदान 1 अक्टूबर को होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान उरी में अच्छा खासा मतदान हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं का यही उत्साह नजर आएगा। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी इंडिया। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के उरी में हैं और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये सांगरिया नाम का गांव है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिल्कुल सटा हुआ एलओसी के पास में ये गांव है और मेरे साथ यहाँ के इस गांव के लोग मौजूद हैं। यहाँ के गांव के लोगों की जिंदगी बहुत ही दूभर है। गांव के लोग अब से कुछ वक्त पहले तक अपनी जान हथेली पर रखकर जीते आए हैं और आज भी इनकी जिंदगी कोई आसान नहीं हुई है। चुनावी सरगर्मी चल रही है इस इलाके में, तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन चुनावों से ये क्या चाहते हैं और अब तक जो भी चुनाव हुए, अब से 10 साल पहले भी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो चुनाव में क्या सरकारें इनका कोई भला कर पाई। तो सबसे पहले चाचा बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? पहले बचपन से इसी गांव में रह रहे हैं? बचपन से यहाँ ही रहने वाले हैं जनाब, बाप दादा से यहाँ रहते। तो यहाँ रहते हुए एलओसी से सटा हुआ गांव है, किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी बिताई, किस तरह के तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा, यहाँ पर क्या कुछ आपने देखा?
जनाब हमने तो लगभग 1985 से ठीक ठाक यहाँ हम अपनी समाज देख रहे हैं। ज़िंदगी में हमने देखा 90 के दौरान देखा यहाँ पर हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल और मुश्किल से गुजर रही है। यहाँ पाकिस्तान का फायर आता है हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारी कहीं जाने गए यहाँ पर बच्चे गए और बाकी डेवलपमेंट का हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट का भी आज दिन तक उतना ज़्यादा नहीं मिला। 2012 के बाद जब कांग्रेस की हुकूमत आई उसमें हमें यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिली, चावल मिले, रोड मिली और कई चीज़ों का पानी की पहले यहाँ तक ये सड़क भी नहीं आती थी। ये जो सड़क हम देख रहे हैं ये अच्छा 2013 से सड़क 11 से जब से ये अब ये MLA आया है ताज महदीन उसके टाइम में हमें यहाँ पर रोड हर गांव हर घर को रोड का फैसिलिटी उसमें मिला, राशन स्टोर मिले और हाई स्कूल। हमें आज भी बड़ी तंगी है जी। बिजली हमारे देखो है लगी हुई तार मगर ये पेड़ों के साथ बांधी। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर ही पावर स्टेशन भी है, यहाँ से झेलम नदी होकर गुजरती है, पावर प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद आप लोगों को बिजली की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। चिराग तले अंधेरे वाली बात है ये तो। अंधेरा है सब देखो, अभी भी पावर नहीं है हमारे पास। नहीं है पानी की बहुत समस्या, अभी भी लाइन लग रही है मगर पानी नहीं हमें पहुँच गया। खुशक लाइन लगी है, पानी हमारे इतना तक हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत मुश्किल है पानी की। टीचर खुद पानी लाते हैं चश्मे से ढो के, फिर वो बच्चों को खाना खिलाते हैं और बच्चों के बाथरूम जाने के लिए फैसिलिटी खुद टीचर अपने कंधे पर उठा के ले जाते हैं, वो करते हैं। इतनी समस्या हमें पानी और बिजली का अब हो गए। मान लो यहाँ पर इस जगह में बिजली हमें 24 घंटे में मान लो 2 या 2.5 घंटे मिलती है और उसकी फीस जो है वो अभी गवर्नमेंट ने चढ़ा दी है, 1050 रुपया हो गई है। तो यहाँ पर हमें मजदूरी की इतनी समस्या, गरीब लोग अगर ये आर्मी ना हो हमें कोई मजदूरी नहीं। आर्मी से मदद मिल जाती है आपको? आर्मी के सहारे हमें थोड़ा अच्छा मिलता है। अगर आर्मी ना हो यहाँ तो हमारा जीना फैसिलिटी आर्मी की वजह फैसिलिटी आर्मी की है, कोई रोजगार नहीं यहाँ लोगों। आर्मी किस तरह से मदद करती है यहाँ पर आपको? हर तरीके से मदद कोई करती मुश्किलात हो, है, आर्मी हर तरफ चीज़ से से मदद करती है, जो भी मांगो वो पूरा होता है। वजह से हमें मिलती है। हाँ, आर्मी की वजह। और तो इधर कुछ भी नहीं है। ये हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ये पता नहीं 62 का है। ये अभी तक बहुत टाइम हो गया सर इसको, ये अभी तक मिडल नहीं हो रहा है। हमारे लड़के यहाँ से ऊपर जाते, आप गए होंगे वहाँ पे मॉडल विलेज में गए थे ना, यहाँ से लड़के हमारे वहाँ पे जाते हैं सर। हमें इतनी बहुत दिक्कत होती है, पैदल जा रहे हैं या इस्लामाबाद या जाते हैं या उधर जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे आपने शेलिंग वगैरह की बात की, अभी 3-4 साल से तो ये बंद है इस इलाके में, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ, कई लोग मैंने सुना है कि उनके हाथ पांव भी चले गए, अपंग भी हो गए, दिव्यांग बन गए, तो उनको कुछ मदद हुई सरकार की तरफ से? कुछ नहीं जी, किसी को कुछ नहीं हुआ ऐसा, किसी को सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं। हमने किसी से नहीं सुना कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, आर्मी ने जो कोई आर्मी का काम में काम करता, किसी को अगर फायर लग गया मर गया या कोई मेन पे उसको पैसा उसको फौज ने दिया, बाकी सिविल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। 2014 में यहाँ स्लाइड आ गई तो ये आ गया, सैलाब आ गया, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, किसी को 10 पैसे का नुकसान। हमारा जीवन ये फल फ्रूट है, मक्की होती है पूरी, मान लो कम से कम 200-250 कनाल ज़मीन हमारी बहेगी, अखरोट के पेड़ हज़ारों के हिसाब से बह गए, मगर किसी गवर्नमेंट ने हमें उसको 10 रुपये नहीं दिया। 10 रुपये नहीं। अभी ये जो सरकार, जो भी अगली सरकार बनेगी और यहाँ पर हर पार्टी के लोग आपके पास में आ रहे हैं अपनी वादों के साथ में, तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जनाब, एक तो मेन ये है कि हमारे यहाँ पर हमें ये मिडिल स्कूल हो जाना चाहिए। एक पानी की समस्या, 2 बिजली मेन बड़ी प्रॉब्लम है, पानी और पेड़ों के साथ देखो हमारे ये सामने, पेड़ों के साथ देखो, अगर बारिश जोर से पड़ती है तो भी हमें पावर कट जाता है। अभी सामने पेड़ों के साथ हमें ये लाइन लगी, बर्फ जब पड़ती है तारें टूट ही जाती है। के लिए कोई पोल नहीं दे रही गवर्नमेंट, जनरल लेन के लिए नहीं, मान लो 11,000 जो लाइन आ रही है उसके लिए पोल नहीं दे रही गवर्नमेंट अभी। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां जो है बात कर रही हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड दिलाएंगे, तो आप उससे जोड़कर जो है आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, वो तो वो मसला वो गवर्नमेंट का है सर, वो वापस आए या ना आए वो उसका मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे भी ठीक ही है, अच्छा चल रहा है सर। बिना 370 के भी सब ठीक ही चल रहा है? ठीक है जनाब, अगर ऐसे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो ठीक है। जैसे बात वो भी वादे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वादे करती है मगर काम आगे ग्राउंड में कुछ नहीं। जितना दिखाते हैं उतना देता कुछ नहीं, कोई नहीं, ज़बान ही दिखा रहे हैं। हमें तो कुछ का हमें पता नहीं हाई लेवल पर क्या होता है क्या नहीं, मगर आवाम हम गरीब तक कुछ नहीं पहुँचने वाला, ना पहुँचाया आज तक।
धन्यवाद। तो ये वो लोग हैं जो कि उरी में एलओसी से सटकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है और जैसा कि आपने इन्हीं के मुंह से सुना कि इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है। हो सकता है कि जो अगली सरकार बनेगी वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी राहत ला सके। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, उरी।